वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एलटी कमीशन 2017 का पूरा सॉल्व प्रश्न पत्र। तो हम इसमें 1 से लेकर 200 प्रश्नों तक पूरे हल प्रश्न करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और प्रश्नों की व्याख्या भी दी जाएगी। तो आशा करूँगा आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसी के साथ हमारा टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 8219312129। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारा संपर्क कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरी होगी। तो चलिए ठीक है, वीडियो को शुरू कर देते हैं। हिंदी के प्रारंभिक युग को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो आपके इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो सही विकल्प होगा उसका आपने चयन करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी के प्रारंभिक युग को सबसे पहले आदिकाल नाम दिया गया था। इसका ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए 2, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो जो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया गया था उसके भी आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो कुछ समय सोचने के लिए दूंगा आपको, तो आप सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर भी सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया गया था। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने आदिकाल में 12 कवियों को लिया था। इसी के आधार पर इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था, क्योंकि अधिकतर कवि वीर रचनाएं करने वाले थे। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको 8219312129 पे व्हाट्सएप करना है। आपके जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी का आपको उत्तर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब मीरा के गुरु कौन थे? तो जो मीरा थी भक्ति काल की प्रमुख कवित्री आप इन्हें कह सकते हैं। इनके गुरु के बारे में पूछा गया है। तो इनके जो गुरु हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे संत शिरोमणि रविदास। डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी कवियत्री भक्ति काल की ऐसी थी जिनका वार्तालाप तुलसीदास जी के साथ हुआ था? तो वो मीराबाई ही थी। इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 4, पद्मावत किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो जो पद्मावत हो जाएगा ये हो जाएगा आपके जायसी की कृति। और जो जायसी है ये भी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, प्रेमाख्यानक भक्ति काव्य के अंतर्गत। इसी के साथ कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पद्मावत है इसकी भाषा कौन सी है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखिए, मधुमालती के रचनाकार कौन होंगे? तो जो मधुमालती के रचनाकार होंगे तो सही विकल्प बताइए। तो ये हो जाएंगे मंजन। बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। जो मंजन है ये भी प्रेमाख्यानक कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 6, भक्ति काल के लेखक कौन हैं? भक्ति काल के नहीं, भ्रमर गीत के, भंवर गीत जो रचना है इसके लेखक कौन होंगे उसके बारे में बताना है। तो ये हो जाएंगे नंददास। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 7। तो इसमें क्या पूछा गया है, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो विकल्प में है ज्ञान मार्गीय, पुष्टि मार्गीय, प्रेम मार्गीय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 7वें का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बी, पुष्टि मार्गीय। इसी के साथ इनकी भक्ति को कहा जाता है सख्य भाव की भक्ति। और जो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का बचपन के रूप को उजागर किया है तो इसके लिए भी इन्हें कहा जाता है वात्सल्य सम्राट, ठीक है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो सूरदास थे इनके गुरु का क्या नाम था? तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। सूरदास जी के गुरु का नाम आप बताइए। अगला प्रश्न देखिए 8, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? विकल्प में है रसखान, चिंतामणि,
मतीराम या कुलपति मिश्र। तो जो प्रेम वाटिका हो जाएगी ये रसखान जी की रचना हो जाएगी, विकल्प ए। अगला प्रश्न, घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो जो घनानंद हो जाएंगे ये रीतिमुक्त के अंतर्गत आने वाले कवि थे। आपको तो पता ही होगा जो रीतिकाल है ये 3 भागों में विभाजित था, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। जो रीतिमुक्त है ये सभी प्रकार के बंधन से मुक्त था और ये अपनी स्वच्छंदता के आधार पर रचनाओं को करते थे। अगला प्रश्न है 10, रामकृष्ण क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो रामकृष्ण मिशन था इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा, केशवचंद्र सेन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। जो विवेकानंद है इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण, तो उन्हीं के नाम के लिए इन्होंने आधार माना और इस जो मिशन का नाम रखा रामकृष्ण मिशन। अगला प्रश्न है 11, भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा, योजना, पल प्रतिपल या इनमें से कोई नहीं। तो जो कवि वचन सुधा है ये भारतेंदु जी की संपादित मासिक पत्रिका मानी जाती है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 12, भाग्यवती उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या श्रद्धाराम फिलौरी। तो जो भाग्यवती उपन्यास है इसके रचनाकार हो जाएंगे विकल्प डी श्रद्धाराम फुलौरी। जो श्रद्धाराम फुलौरी है इनका संबंध पंजाब से है। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो ओम जय जगदीश हरे नामक आरती है इसके रचयिता कौन थे? तो ये श्रद्धाराम फिलौरी ही माने जाते हैं। ठीक है। इसके पश्चात जो भाग्यवती उपन्यास है इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं कई विद्वान। ठीक है, विजय शंकर मल हैं, इनके द्वारा इन्हें इस उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना गया है। इसके पश्चात जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनके द्वारा किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है? तो आप इसे कमेंट में अवश्य बताना। अगला प्रश्न देखिए 13, भारत भारती खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है प्रसाद, गुप्त, पंत या निराला। जो भारत भारती खंड काव्य है इसके रचयिता हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। और जो मैथिली शरण गुप्त है इनका समय है द्विवेदी युग से। और जो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए 1912 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो जो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन हैं? यशपाल, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या किशोरी लाल गोस्वामी। तो उसने कहा था कहानी के रचनाकार हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो उसने कहा कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 और ये जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। जो लहना सिंह है ये इस कहानी का प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है 16, झांसी की रानी किसकी लिखी कविता है? महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। तो जो ये रचना हो जाएगी या कविता हो जाएगी ये हो जाएगी सुभद्रा कुमारी चौहान की। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी इनके द्वारा अधिकतर वीर रस की कविताएं लिखी गई हैं या आपको मोटिवेट या प्रेरित करने वाली कविताएं लिखी गई हैं, इसका भी ध्यान रखना है। और जो महादेवी वर्मा है ये रहस्यात्मक कविताएं लिखते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसी कविताएं लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है 17, जयशंकर प्रसाद का जन्म कौन से घराने में हुआ था? सुंगनी साहू, ये संघानी साहू, सुंगनी साहू,
संथाल घराना या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा जो जयशंकर प्रसाद थे, इनका जन्म सुंगनी साहू परिवार में या खानदान में हुआ था। और इनका कई बार प्रश्न पूछा जाता है इनका जन्म कब का है। 1889 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है 18 कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन हैं? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा। तो जो कुकुरमुत्ता रचना हो जाएगी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कुकुरमुत्ता एक प्रकार का जंगली पौधा होता है, ये मशरूम टाइप का होता है कुकुरमुत्ता। अगला है 19 मधुशाला किसकी रचना है? प्रेमचंद, प्रसाद, पंत या हरिवंश राय बच्चन। तो जो मधुशाला रचना हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन जी की हो जाएगी। डी सही विकल्प हो जाएगा। इसी के साथ ध्यान में रखना है कि मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश ये तीनों इन्हीं की रचना है। और जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है इसके रचनाकार भी हरिवंश राय बच्चन ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 20 गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन होंगे? महत्वपूर्ण उपन्यास है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास या इनमें से कोई नहीं। तो जो गोदान उपन्यास के उपन्यासकार हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1936 है, कई बार ये भी पूछा जाता है। और होरी गोवर इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है 21 चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन थे? निराला, मुक्तिबोध, पंत या दुष्यंत कुमार। तो जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचनाकार हो जाएंगे मुक्तिबोध। इसी के साथ इनकी एक प्रमुख कविता है अंधेरे में, बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबी कविता इनके द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है 22 तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? तो जो तोड़ती पत्थर कविता हो जाएगी इसके रचनाकार का नाम बताइए। प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा। तो इसके जो कवि हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है यहाँ पर 35 फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी श्रेणी में आते हैं? राष्ट्रीय उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं, प्रादेशिक उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार या इनमें से कोई नहीं। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं ये आंचलिक उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं। इनका जो उपन्यास है मैला आंचल ये प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। डॉक्टर प्रशांत इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है 24 धर्मवीर भारती कौन सी पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो जो धर्मवीर भारती थे ये रहे थे आपके धर्मयुग, सरस्वती, कवि वचन सुधा या सरिता। तो जो धर्मवीर भारती थे ये आपके धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक रहे हैं। इसी के पश्चात यहाँ पर जो सरस्वती पत्रिका है इसके जो प्रमुख संपादकों में रहे हैं तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक इस पत्रिका का संपादन किया था और खड़ी बोली हिंदी के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आपके लिए यहाँ से एक प्रश्न और छोड़ देता हूँ। जो कवि वचन सुधा है इसका प्रकाशन वर्ष बताना है और इसके संपादक का नाम भी आपने बताना है कि कौन है। अगला प्रश्न देखिए 25 इनमें से उपन्यास सम्राट कौन माने जाते हैं? यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु, हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो जो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के आपने कम से कम 3 उपन्यास बताने हैं विद डेट भी बतानी है और उपन्यास के नाम भी बताने हैं कौन कौन से हैं। आगे देखिए 26 अधोलिखित में से नाटक सम्राट किसे माना जाता है? सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न। प्रसाद, देवकीनंदन खत्री, गोपालदास गहमरी या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। जैसे उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है, कहानी का सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को ही कहा जाता है और नाटक का सम्राट प्रसाद जी को कहा जाता है। जो कामायनी है इनकी प्रसिद्ध कृति है जयशंकर प्रसाद की और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 15 और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1935।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 27, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, जयपुरी, मध्य पहाड़ी। तो जो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा हो जाएगी तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, खड़ी बोली। अगला है 28, पूर्वी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? अवधी, बांगड़ू, मेवाती या कुमाऊनी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा अवधी। अगला है 29, निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्याकरण का है? तो जो शब्द है ये व्याकरण का अंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो जो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी, य, र, ब, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखना। 31, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो जो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन होगा उसके बारे में आपने बताना है। आपके लिए 5 सेकंड सोचने के लिए मिलते हैं। तो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा विकल्प बी, प। अगला प्रश्न है 32, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? तो 5 सेकंड आपको मिल गए हैं। तो जो यहाँ पर महाप्राण हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, श। अगला प्रश्न है 33, क, ख, ग, घ, ण कौन सा वर्ग है? प वर्ग, च वर्ग, क वर्ग या ट वर्ग? ये आप उच्चारण करके ही पता लगा सकते हो यहाँ पर किस वर्ग का उच्चारण हो रहा है। अगर आप क, ख, ग इत्यादि उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर आएगा क वर्ग। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ग, क्ष, ट या ड? तो 34 का सही विकल्प हो जाएगा बी, क्ष। जो क्ष है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। आगे जो 35 से 39 तक शुद्ध शब्द चुनने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द चुनना है, कौन सा आएगा? तो जो 35 में अभ्यास है ये कौन सा शुद्ध होगा ये बताना है। तो जो 35 में सही अभ्यास होगा तो वो होगा विकल्प सी, अभ्यास इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है 36, परमात्मा किस प्रकार से लिखा जाता है? तो जो परमात्मा लिखा जाता है तो ये विकल्प सी के अनुसार ही सही होगा, परमात्मा इसी प्रकार लिखा जाता है। अगला है 37, घंटा किस प्रकार से लिखा जाता है? तो जो 37 में सही विकल्प होगा विकल्प बी, घंटा इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है 38, रणभूमि किस प्रकार से लिखी जाती है ये बताना है। तो जो विकल्प डी होगा, रणभूमि इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है 39, निष्ठा किस प्रकार से लिखा जाता है? तो जो निष्ठा होगी ये विकल्प ए के अनुसार सही होगा। आगे है 40 से लेकर 44 तक संधि कीजिए। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 40 है, देव जमा आल्य, इसमें कौन सा संधि सही होगा? तो जो विकल्प सी है देवालय, इस प्रकार से देव जमा आल्य की, देवालय का जो संधि होगा देव जमा आल्य का, ये विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 41, तो इसमें पूछा गया है सूर्य जमा उदय की संधि क्या होगी? तो जो विकल्प डी है यहाँ पर सूर्योदय, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। सूर्योदय की जो संधि विच्छेद होगा सूर्य जमा उदय। आगे देखिए 42, मृत जमा मय, इसमें जो संधि होगी कौन सी सही होगी मृत जमा मय में? तो जो 42 का सही विकल्प हो जाएगा तो विकल्प ए, मृण्मय, ये सही संधि हो जाएगी यहाँ पर। अगर मृण्मय का संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो ये जो यहाँ पर दिया गया है मृत जमामय, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, और संधि अगर पूछा जाए तो ये मृण्मय संधि हो जाएगी। अगला है 43, वी जमा
अतीत, इसका जो संधि होगा कौन सा शुद्ध रूप होगा? तो 43 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, व्यतीत। जो व्यतीत है ये संधि होगी, और जो संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो वी जमा अतीत ये संधि विच्छेद हो जाएगा। दोनों का ध्यान रखना आपने। एक प्रश्न पूछा गया है परंतु यहाँ से दूसरा प्रश्न भी ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें पर गौर फरमाना पड़ता है, तभी हमें लाभ मिलता है। अगला प्रश्न देखिए 44, अनुजमा एषण, तो इसका जो संधि कौन सा होगा? तो जो 44 का सही विकल्प हो जाएगा तो विकल्प सी, अन्वेषण, ये सी सही विकल्प हो जाएगा। संधि ये हो जाएगी और संधि विच्छेद ये हो जाएगा। आगे देखिए 45 से लेकर 47 तक जो तद्भव शब्द है उसका चयन करना है। तो 45 में पूछा गया है कुठार का तद्भव शब्द क्या होगा? तो जो कुठार का तद्भव शब्द हो जाएगा कुल्हाड़ी। संस्कृत में कुल्हाड़ी को कुठार कहा जाता था। अगला है 40, मुष्टिका का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा मुट्ठी। मुट्ठी को संस्कृत में मुष्टिका कहा जाता था। अगला है 47, तुरंग। तुरंग का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा घोड़ा। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए 48 से लेकर 50 तक उचित लिंग कौन सा होगा उसका चयन करना है। तो जो ठाकुर का उचित लिंग कौन सा होगा? ठाकुर का स्त्रीलिंग अगर पूछा जाए तो जो सही विकल्प हो जाएगा ठकुराइन। सी सही विकल्प हो जाएगा। अगर हम बात करें 49 की, ननद का जो संधि, जो ननद का लिंग परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा 49 का? तो यहाँ पर सही हो जाएगा नंदोई। जो नंदोई होता है ये ननद का पुल्लिंग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 50, बालिका, इसका क्या हो जाएगा? तो जो बालिका का हो जाएगा बालक। बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 51, आजीवन में कौन सा समास है? तो जो आजीवन है इसमें समास का हमने चयन करना है। तो जो आजीवन में समास हो जाएगा तो वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। यहाँ पर डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए 52, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो जो पीताम्बर में समास होगा बहुब्रीहि। ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 53 से 55 तक भाववाचक संज्ञाएं चुनिए। तो यहाँ पर अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी ग्रामर के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब भी हिमाचल प्रदेश या कहीं बाहर कोई भी पेपर एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम जो ग्रामर सेक्शन होता है, हिंदी साहित्य सेक्शन होता है और जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं उनकी हम यहाँ पर विवेचना करते हैं, ठीक है। तो आपको उस प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करना है ताकि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाए, किस प्रकार से पूछे जाते हैं और प्रश्न की भी थोड़ी सी आपको नॉलेज हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या है 53, कुमार में जो भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो जो 53 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, कौमारी। इसी प्रकार भी पुलिस की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि जो मीठा है इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो उसे भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, मीठा का भाववाचक संज्ञा आप बताइए क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए 54, शूर, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो जो शूर की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी शौर्य। अगला प्रश्न है 55, सुहृद, इसका जो भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो 55 का जो सही विकल्प हो जाएगा सौहार्द। जो सौहार्द है ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56, अनुचर में कौन सा उपसर्ग होगा। अनुसर्ग और प्रत्यय के लिए भी मैंने आपको वीडियो बना दी है, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है ना। चाहे तो मैं उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जो 56 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अनु यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अगला है 57,
परोपकार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो सही विकल्प होगा विकल्प सी पर। अगला है 58 कृपा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो जो विकल्प ए है यहाँ पर ये कृपा में प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 विलास में कौन सा प्रत्यय है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी आस। अगला प्रश्न है 60 विराम चिन्ह बताइए। जो यहाँ पर चिन्ह बताया गया है इसका बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। इस तरह चिन्ह वाले भी प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए चिन्हों की एक वीडियो बनाकर लाऊंगा जहाँ पर आपको सभी चिन्ह बता दिए जाएंगे किस प्रकार के हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी, आप सभी इसे अवश्य देखना, ठीक है। चलिए, जो 60 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा उद्धरण। उद्धरण चिन्ह से तात्पर्य ये होता है, मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण आदमी है, जैसे महात्मा गांधी है, अपने किसी विचार को वो कहते हैं, तो जब कोई न्यूज़पेपर या कहीं और इनके विचारों को शब्दबद्ध करता है, लिपिबद्ध करता है, तो वहाँ पर इस तरह के उद्धरण चिन्ह लग जाते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। इनको उद्धरण कहा जाता है। ये वाला चिन्ह, इसके बारे में बताना है कि इसे क्या कहा जाता है। तो आपके समक्ष 10 सेकंड सोचने के लिए देता हूँ, आपने सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विवरण चिन्ह, इन्हें कहा जाता है। विवरण से तात्पर्य है, मान लीजिए मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ, पहले उदाहरण के लिए मैं आदिकाल की विशेषताएं कहता हूँ। जो आदिकाल की विशेषताओं के बारे में कहूँगा कि उस समय वीरगाथात्मक रचना ज़्यादा की जाती थी, तो उसके पश्चात अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो इस तरह के विवरण दूंगा, नीचे से फिर अपना जो भी चीज़ होगी उसे स्टार्ट करूँगा, तो इसे विवरणात्मक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 62। तो इसमें पूछा गया है कामायनी कौन सी रचना है? तो बताना है कि जो कामायनी है किस प्रकार की रचना है ये। क्या यह खंड काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है या इनमें से कोई नहीं? तो जो कामायनी है यह एक आपकी महाकाव्य मानी जाती है, तो यहाँ पर जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा। चलिए थोड़े से तथ्य आपको बता देता हूँ। जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्यात्मक रचना मानी जाती है। इसी के पश्चात इस रचना के आधार पर जयशंकर प्रसाद जी पे पलायनवादी होने की आरोप भी चढ़े जाते हैं कि वो पलायनवादी सोच रखते हैं। इसी के साथ जो कामायनी महाकाव्य है इसका प्रकाशन वर्ष 1935 या 1936 मानते हैं। कई विद्वान 35 मानते हैं, कई 36 मानते हैं, इसमें थोड़ा सा द्वंद्व है। आगे जो इसमें 15 सर्ग हैं, आपको ध्यान रखना है, सर्ग पूछे जाते हैं कि इसमें कितने सर्ग हैं, तो इसमें 15 सर्ग हैं। और जो श्रद्धा इस रचना की मुख्य पात्र है, मनु भी है, श्रद्धा भी है, ईरा भी है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 63। इसमें पूछा गया है जयद्रथ पद कौन सी रचना है? तो यहाँ पर भी बताना है क्या यह महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या इनमें से कोई नहीं। तो जो जयद्रथ पद रचना है यह आपकी खंड काव्य हो जाएगी। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा 63 का। जो जयद्रथ पद किसकी रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना। जो द्विवेदी युगीन प्रसिद्ध कवियों में जो प्रमुख स्थान रखते हैं तो वो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने उस समय अधिकतर महाकाव्यों की रचना की और कुछ ऐसी ऐतिहासिक कृतियाँ रची जो आज भी हिंदी साहित्य में एक अमूल्य धरोहर के तौर पर जानी जाती हैं। बात की जाए भारत भारती, यशोधरा इत्यादि इनकी प्रमुख रचना है। साकेत वो भी बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। साकेत, जो साकेत है यह महाकाव्यात्मक रचना है। अगला प्रश्न देखिए 64। इसमें पूछा गया है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो विकल्प है 1953, 1973, 1980 या 1943। तो जो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन माना जाता है तो ये माना जाता है विकल्प डी 1973। यहाँ से आपको एक और चीज़ स्पष्ट कर दूं, जो तार सप्तक है इसे प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता। कई बार आपके समक्ष इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सप्तक गलत है। तो अगर वहाँ पर लिखा होगा प्रथम तार सप्तक तो आप उसे पहले देखकर ही गलत कर रही है, क्योंकि जो प्रथम तो इसके लिए कहीं पर वर्णन ही नहीं किया है कि जो प्रथम नाम का कोई तार सप्तक भी है। इसे कहा गया है तार सप्तक। जो तार सप्तक है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1943।
ध्यान रखिएगा। यहाँ से अब मैं आपको तार सप्तक के और भी तथ्य बता देता हूँ। देखिए, जो तार सप्तक का प्रथमतः प्रकाशन हुआ था या संपादन हुआ था, एक तो हुआ था 1943 में, ठीक है, और दूसरा हुआ था 1951 में। अगर हम तीसरे की बात करें 1959 में, और अगर हम चौथे की बात करें 1979 में। ये 4 इनके संपादन हुए थे और इन सभी का जो संपादक संभाला था ये अज्ञे जी द्वारा संभाला गया था, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए 1969 की तिथि भी डाल दी जाती है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्या ये होगा या नहीं होगा। तो 1969 का कहीं भी जिक्र नहीं है। पहला 43, फिर 51, फिर 59, फिर 79, ये हो जाएंगे इसके प्रकाशन वर्ष के समय। इसके साथ जो तार सप्तक है 1943 वाला, इसके जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। अज्ञे रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये इसके 7 प्रमुख कवि हैं। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है कि जो अज्ञे है इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है 65, मुक्तिबोध की किस रचना पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। अच्छा प्रश्न है ये भी। तो जो मुक्तिबोध थे इनकी जो रचना थी आपकी भारत इतिहास और संस्कृति, इसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। इसका भी ध्यान रखना है आपने। इसी के साथ जो मुक्तिबोध है इनकी एक प्रसिद्ध रचना है अंधेरे में। ये बहुत ही प्रसिद्ध और लंबी कविता है इनकी, फैंटेसी पर आधारित है, इसका भी ध्यान रखिएगा। बाकी चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक दुलवरी, काट का सपना, ये भी इन्हीं की रचना है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 66, केदारनाथ सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था अकाल में सारस। जो अकाल में सारस नामक रचना है, इसी के लिए केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। बाकी कुदाल बाग बनता हुआ घर, ये भी इन्हीं की रचना है, इनका भी ध्यान रखना है आपने। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उसके साथ जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67, सृजनात्मक कार्य के लिए भारत सरकार ने लीलाधर जगूड़ी को किस उपाधि से अलंकृत किया है। तो 67 का सही विकल्प क्या होगा। तो ये होगा पद्मश्री। जो लीलाधर जगूड़ी है ये इनका संबंध है उत्तराखंड से, याद रखना है। कई बार स्टेट भी पूछा जाता है कि किस कवि का संबंध किस स्टेट से है। अगला है 68, निराला के कारण कौन सा छंद अधिक लोकप्रिय हुआ था। तो ये हुआ था मुक्त छंद, सी सही विकल्प हो जाएगा। तो निराला का पूरा नाम भी पूछा जाता है कई बार, तो इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी पुत्री का क्या नाम था जिनके लिए इन्होंने सरोज स्मृति लिखी थी। तो इनकी पुत्री का नाम सरोज ही था। और इनका संबंध छायावाद से रहा है। राम की शक्ति पूजा, जूही की गली, वह तोड़ती पत्थर इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर पूछा जाए प्रथम रचना इनकी कौन सी है, तो वो जूही की गली इनकी प्रथम रचना है। और ये भी पूछा जाएगा अगर क्या भाई किस प्रकाशन के संपादक के द्वारा इसे छापने से इनकार कर दिया था, तो वो थे आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनका तर्क था कि इसमें अश्लील तत्व पाए गए हैं, फिर वे इसे नहीं छापना चाहते थे। चलिए कोई ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर होगा उपमा अलंकार। जो पंक्तियाँ यहाँ पर कही गई है पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें अलंकार उपमा होगा। अगला प्रश्न देखिए अब 70, हिंदी की चिंदी निकालना का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प 1, अधिक छानबीन करना। जो ए है सही विकल्प हो जाएगा। हिंदी की चिंदी निकालना, अधिक छानबीन करना, ये मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 71,
हिंदी किस परिवार की भाषा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो 71 का यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा सामी। जो सामी परिवार की भाषा होगी हिंदी। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, सामी नहीं हुई दोस्तों, तो ये होगा भारोपी परिवार की भाषा हिंदी मानी जाती है, भारोपी परिवार। अगला प्रश्न है 72, विद्यापति कृत कीर्तिलता की भाषा क्या होगी? तो 72 का यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा अभट। अभट इसकी भाषा हो जाएगी विद्यापति कृत कीर्तिलता की। इसी के साथ इनकी और भी रचना है कीर्ति पताका, और जो सबसे महत्वपूर्ण है पदावली। इनकी जो प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना है इसी के आधार पर इनमें ख्याति प्राप्त हुई थी। अगर पूछा जाए पदावली की भाषा क्या है तो वो मैथिली हो जाएगी। अगला प्रश्न है 73, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? तो ये किया गया था सी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है 74, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा विकल्प बी उदंत मार्तंड। यहाँ से एक दो तथ्य बता देता हूँ कि जो उदंत मार्तंड है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ये तो प्रश्न तो बन गया। दूसरा ये है कि ये कलकत्ता से संपादित हुआ था। तीसरा ये है कि इसे पंडित जुगल किशोर के द्वारा संपादित किया गया था। चौथा ये है कि जो पंडित जुगल किशोर है इनका संबंध रहा है कानपुर से। और एक प्रश्न यहाँ से आपको दे देता हूँ, आपने बताना है कि जो उदंत मार्तंड पत्रिका है ये किस प्रकार की पत्रिका है? क्या ये साप्ताहिक है, मासिक है, या पाक्षिक है, या फिर वार्षिक है? इसका आपने सही विकल्प बताना है। अगला प्रश्न है 75, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे विकल्प ए राजा जयसिंह की। जो बिहारी सतसई है इसकी भाषा है ब्रज, ध्यान रखना है, और ये साहित्यिक ब्रज है, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है जब राजा जयसिंह अत्यधिक भोग विलास में लिप्त हो चुके थे तो उस समय इनके साम्राज्य में अराजकता फैल गई थी। तो राजा जयसिंह को जगाने के लिए इन्होंने एक दोहा पढ़ा था, ठीक है ना, उससे ये जाग गए थे और काफ़ी प्रशंसा इन्होंने बाद में बिहारी की थी कि आपने मुझे सोए हुए से जगाया है। अगला प्रश्न देखिए 76, कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला भी। तो जो कबीर का शाब्दिक अर्थ निकलता है ये होता है महान। सी सही विकल्प हो जाएगा। अगर यहाँ पर नाम आ गया है कबीर का, अगर हम डिस्कस करते हैं कबीर को, तो जो कबीर का संबंध रहा है भक्ति काल से रहा है। भक्ति काल में किस संप्रदाय या शाखा से रहा है? तो ये रहा है आपके निर्गुण भक्ति काव्यधारा से कबीर का संबंध रहा है। निर्गुण भक्ति से तात्पर्य होता है ये निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, अर्थात जिस ब्रह्म की या जिस भगवान का जन्म ही ना हुआ हो उसकी ये उपासना करते थे, निराकार ब्रह्म, तभी तो कहा गया है। तो जो निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख प्रचारकों के तौर पे इन्हें जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो काशी में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु पूछी जाए तो मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर इनका समय पूछा जाए तो 1398 इनका समय है, अर्थात जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। और इनके गुरु पूछे जाएं तो रामानंद इनके गुरु थे। तो ये कुछ एक तथ्य मैंने आपके समक्ष कबीर के प्रस्तुत कर दिए हैं। आगे देखिए 77, कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया था? ये भी बहुत सुंदर प्रश्न आया है, तो सोचिए और उत्तर भी दीजिएगा। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसको एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, वहाँ पर अपने उत्तर आप लगा सकते हो ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो 77 का सही विकल्प हो जाएगा, कबीर की जो भाषा थी ये मिश्रित खिचड़ी थी। देखिए कहाँ चला गया, ये देखिए यहाँ पर जो कबीर की भाषा थी ये मिश्रित खिचड़ी थी। यहाँ पर बी सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर अगर इनकी भाषा से संबंधित चर्चा करते हैं तो जो कबीर की भाषा को सिद्धोपड़ी किसके द्वारा कहा गया था? तो जो आचार्य
रामचंद्र शुक्ल थे, उनके द्वारा कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा गया था। और अगर पूछा जाए कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा गया था। अगर पूछा जाए कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो ये प्रश्न आप मुझे बताइएगा कि किसने कहा है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी। अगला प्रश्न देखिए अब 78, राजभाषा का सही अर्थ क्या होता है। तो जो राजभाषा का सही अर्थ होगा तो ये होगा विकल्प डी, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। तो डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर एक प्रश्न और आपको दे देता हूँ। आपने बताना है कि जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। सिंपल सा है और अच्छे से बताइएगा ताकि मुझे भी इसकी जानकारी मिल सके कि आप कितना सुंदर मुझे समझा सकते हो इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है 79, वर्णों, शब्दों, वाक्यों का क्या रूप और क्या प्रयोग है। इन तत्वों का निरीक्षण करके जो शास्त्र किसी भाषा का नियम निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं। तो ये कहा जाएगा व्याकरण। डी सही। तो यहाँ पर पूछा गया है, रुकिए एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 80, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग होगा उसके बारे में बताना है। तो जो बुढ़ापा है यहाँ पर विकल्प डी, ये पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी दया, घटना और जड़ता ये तीनों ही स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 81, आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो यहाँ पर जब आपको कोई पत्र मिल रहा है तो उसमें कारक बताना है, कौन सा कारक उसमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो संबंध कारक दिखाई दे रहा है, ठीक है, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 82, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो सही विकल्प का चयन करना है आपने। तो जो प्राण है यहाँ पर इसमें बहुवचन होगा। कहते हैं देखिए उनके प्राण जा रहे हैं या देखिए उस पशु के प्राण जा रहे हैं, यहाँ पर बहुवचन एकदम से आ जाता है। बाकी शिशु, भक्ति और पुस्तक ये सभी आपके एक वचन होंगे। अगला है 83, वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो जो वर्तमान काल है इसके 3 भेद माने जाते हैं। विकल्प एक यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 84, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं। पीछे मैंने इसको आपको बताया था। तो जो य र ल व है ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है य र ल व ये व्यंजन तो हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए जाएंगे, इनमें से एक नहीं डाला जाएगा, बाकी सभी डाले जाएंगे। अगला प्रश्न है 85, इनमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर जो अनिल है ये पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी पावक, अनल और आग ये तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे सिवाय बी के। आगे देखिए, आगे है यायावर का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर 86 का हो जाएगा स्थिर। जो यायावर का विलोम होगा वो स्थिर होगा। अगला प्रश्न देखिए 87, तो इसमें पूछा गया है रात्रि में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जो विकल्प यहाँ पर डी है निशाचर, ये रात्रि में जो विचरण करते हैं उनके लिए कहा जाता है। अगला देखिए 88, जो सदा साथ रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो ये होगा सनातन। अगला प्रश्न है 89, तो इसमें क्या पूछा गया है। तो आगे देखिए 89 से लेकर 91 तक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पलक, पामड़े बिछाना।
तो इसका क्या अर्थ होगा 89 का। तो सही विकल्प यहाँ पर 89 का हो जाएगा आदर से स्वागत करना। डी यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 90 हाथ पांव फूलना, इसका क्या अर्थ निकलेगा। तो ये निकलेगा भयभीत होना। अगला है ठन ठन गोपाल, इसका क्या अर्थ होगा खोखला। अगला प्रश्न है, देखिए निर्देश यहाँ पर दिया गया है 92 से लेकर 93 तक सही विकल्प का चयन करना है। आशा है मुझे पुरस्कार मिलेगा, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य प्रयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर लाया गया है मिश्र वाक्य प्रयोग में। अगला है 93 आपका पथ प्रशस्त हो, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य प्रयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर होगा इच्छा वाक्य। यहाँ पर मेरी इच्छा ये है कि आपका पथ प्रशस्त हो, तो ये इच्छा जाहिर की जा रही है। अगला है 94 सही वाक्य का चयन करें, तो यहाँ पर एक सही वाक्य दिया गया होगा, उसका हमने चयन करना है। 94 का सही विकल्प बताइए। तो जो सही हो जाएगा विकल्प सी, शब्द केवल संकेत है, ये सही होगा। अगला भी है 95 भी सही वाक्य का चयन करिए। तो यहाँ पर भी सही विकल्प हो जाएगा सी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है 96 वाक्यम रसात्मक काव्यम, क्या है वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये कथन किसका होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा। तो ये हो जाएगा विश्वनाथ जी का, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है 97 वत्सल रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो ये हो जाएगा विकल्प ए वात्सल्य। तो जो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट। अगला है 98 स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो जो स्थायी भावों की संख्या मानी जाती है 9। और अगर पूछा जाए आचार्य भर्तमुनि के द्वारा स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो उनके द्वारा मानी गई थी 8। पिछले कल मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था। अगला है 99 निम्न में से कौन सा रसाचार्य नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा नागार्जुन। जो नागार्जुन है ये रसाचार्य नहीं माने जाते। बाकी केशवदास, विश्वानंद, विश्वनाथ, मम्मट ये तीनों ही रसवादी आचार्य माने जाते हैं, केशव, विश्वनाथ और मम्मट। और जो भामह थे ये अलंकारवादी थे, वामन ये रीतिवादी थे। अगला प्रश्न है 100 छंद के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो जो छंद के प्रवाह को कहा जाता है गति। अगला देखिए 101 किस छंद में 6 चरण होते हैं। तो जो छप्पय है 6 से ही आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो छप्पय है इसमें 6 छंद होते हैं या 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 102 रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 24। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है 103 भूषण बिन ना बिराजी कविता बनीता मित, कथन किसका होगा। तो ये कथन हो जाएगा केशवदास जी का। केशवदास जी का समय कई बार पूछा जाता है, तो ये इनका समय हो जाएगा 1555 ईस्वी। अगला है 104 से लेकर 105 तक सही अलंकार का चयन करना है। तो जो चरण कमल बंदो हरि राय, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया है निरंग रूपक का प्रयोग। 104 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला है 105 लोक में फैला सुयालोक, क्या है लोक में फैला सुयालोक, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला देखिए 106 तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो ये हो जाएगा ब्रज।
इसी के साथ ये भी पूछा जाता है कि जो तुलसीदास द्वारा रचित मानस है इसकी भाषा क्या होगी, तो ये अवधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। बी सही विकल्प हो जाएगा। आगे है, केवल 3 कहानियाँ लिखकर प्रसिद्ध होने वाले हिमाचली कथा लेखक कौन थे। तो देखिए कितनी गर्व की बात है कि जो हिमाचली कथा लेखक भी थे उनने सिर्फ 3 ही कहानी लिखी थी और वे हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए हैं। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 109, वैदिकी हिंसा अनुभवती किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, नाटक विधा की ये रचना मानी जाती है। और किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे है 110, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी कवि नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, जो अमीर हसन है इस नाम का कोई भी शख्स अभी तक मिलता नहीं है हिंदी साहित्य में। बाकी कुतुबन, जायसी और अमीर खुसरो ये तीनों ही मिलते हैं, सूफी काव्य धारा से संबंधित रहे हैं। ये तो हालांकि यहाँ पर ऐसा है कि जो अमीर खुसरो है ये थोड़े पहले आ गए थे, बाकी जो कुतुबन और जायसी है ये थोड़े से लेट आए थे। पर जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें डी ही माना है और मेरे हिसाब से भी डी ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 111, तो इसमें पूछा गया है कि जो प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा किसे दी जाती है। तो ये दी जाती है आपके सुमित्रानंदन पंत को। अगला प्रश्न देखिए 112, तार सप्तक की स्थापना किसने की थी। तो ये की गई थी अज्ञेय के द्वारा। अगला है 113, इनमें से किस कवि का संबंध छायावाद से नहीं रहा है। तो आपको बताया था निराला, पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनका संबंध तो रहा है छायावाद से, परंतु जो दिनकर का इनका नहीं रहा है। सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। तो ये हो जाएंगे 713। तो कई जगह 719 भी दिए हैं परंतु 713 सर्वमानित है। अगला प्रश्न देखिए 115, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था चिदम्बरा के लिए। आगे है 116, किस कवि का बचपन का नाम राम बोला था। तो जो महात्मा तुलसीदास थे इनके बचपन का नाम राम बोला था। अगर ये पूछा जाए इनकी पत्नी का क्या नाम था, रत्नावली इनकी पत्नी का नाम माना जाता है। अगला है 117, कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है। तो जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य के लेखक माने जाते हैं। अगला देखिए 118, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो जो विकल्प के अनुसार सही विकल्प मानना चाहिए साकेत को। बाकी जो अगर पूछा जाए तो प्रिय प्रवास को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली के अंतर्गत। ठीक है, साकेत ये विकल्प के अनुसार माना जा सकता है। अगर पूछा जाए साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे देखिए 119, संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा की रचना है। तो ये हो जाएगा नाटक। और किसकी रचना हो जाएगी, रामधारी सिंह दिनकर की। अगर ये पूछा जाए सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। अगर ये पूछा जाए नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। आगे है 121, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 121 का 1300 ईस्वी से लेकर 1701 ईस्वी। जो आदिकाल का समय इन्होंने माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, संवत विक्रम संवत में मैं बताऊंगा आपको। तो ये माना है 1050 से लेकर 1375 तक, और जो भक्ति काल का 1375 से 1700 तक, और जो रीतिकाल का वो 1700 से लेकर 1900 तक, और जो आधुनिक समय इसका मानना है इन्होंने
1900 से लेकर अब तक, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 122, कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? तो मैंने ये प्रश्न बताया था आपको। तो जो कबीर है ये रामानंद के शिष्य माने जाते हैं और रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य माने गए हैं। इनमें जो पहले थे कबीरदास, फिर रैदास माने जाते हैं, धन्ना माने जाते हैं, पीपा माने जाते हैं, पद्मावती मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए 123, जायसी द्वारा अक्षर क्रम में लिखी गई रचना कौन सी होगी? तो सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, अखरावट। अखरावट को जायसी ने अक्षर क्रम में लिखा था। अगला प्रश्न है 124, अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो ये की गई थी विट्ठलनाथ के द्वारा। अष्टछाप में सबसे ऊंचे कवि को किन्हें माना जाता है? सूरदास को। और जो आयु के हिसाब से सबसे बड़े कवि कौन थे अष्टछाप में? तो वे थे कुंभनदास। और सबसे छोटे कौन थे? नंददास। इसका ध्यान रखिएगा। और जो विट्ठलनाथ थे इनके 4 शिष्य माने जाते हैं और इनके पिता जो थे बल्वाचारी, उनके भी 4 शिष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 125, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो 125 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा हरिशंकर परसाई। इन्हें व्यंग्य लेखक माना जाता है। आगे है 126, मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा मुमूर्षु। अगला प्रश्न देखिए 127, इनमें से किस कवि का संबंध द्विवेदी युग से है? तो जो मैथिली शरण गुप्त थे इनका संबंध रहा है द्विवेदी युग से। मैंने बताया है आपको, पूरा डिस्क्राइब किया है इस चीज़ के बारे में। आगे है 128, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगी उपन्यास विधा की रचना। और कौन है इस उपन्यास के रचनाकार? अज्ञेय जी। और इसका जो ये 2 भागों में विभाजित है शेखर एक जीवनी। इस उपन्यास का नायक है शेखर। और जो सहायता करते हैं उसमें सरस्वती आती है, शशि आती है, इत्यादि इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए 129, वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? अभी पीछे मैंने इसका उत्तर आपको बताया था। तो जिसको याद है वो ठीक है, नहीं तो जिसको नहीं है तो वो कमेंट अवश्य कीजिएगा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 130, भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? तो 130 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, काशी के तत्कालीन विद्वानों या लेखकों के द्वारा भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि दी थी। ये क्यों दी थी? क्योंकि उस समय जो भारतेंदु के शिक्षा गुरु थे, कौन थे भारतेंदु के शिक्षा गुरु? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद को उस समय सितारे हिंद की उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। क्योंकि अंग्रेज़ों ने उन्हें ये उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि वो उसमें उनकी मतलब एक तरह से चाटुकारिता करते थे। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ये निष्पक्ष और सुदृढ़ लेखक थे और ये हिंदी को अधिक महत्व देने वाले विद्वान थे। तो जो इसकी जब भारतीय जो अपने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, जब उन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी, उसी के विरोध में भारतीय लेखकों के द्वारा उस समय काशी के विद्वानों द्वारा भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि से नवाजा गया था। इसका भी ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या निराला? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 131 का, तो वो हो जाएगा विकल्प सी। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादक भार संभाला था। इससे पहले कौन थे? तो ये थे श्याम सुंदर दास। अगर ये पूछा जाए सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन या संपादन कब से शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 1900 से। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब तक इसका संपादन का भार संभाला था, तो ये 1920 तक संभाला था। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है इनके द्वारा जो निराला की प्रथम कविता थी जूही की कली, इसे संपादन करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। इसका भी ध्यान रखना है। आगे देखिए 132, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक किसने लिखी है? तो बताना है ये किसकी पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो ये हो जाएगी शांता कुमार की। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे ये शांता कुमार की पुस्तक हो जाएगी। आपको पता होगा कि जो शांता कुमार है ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका संबंध
कांगड़ा से हैं। और कई बार ये भी पूछा जाता है लाजो नामक पुस्तक किसकी है, तो ये भी शांता कुमार जी की हो जाएगी। अगला देखिए 133, प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा विकल्प डी, एलपी पांडे। एलपी पांडे की पुस्तक हो जाएगी प्राचीन हिमालय। अगला देखिए 134, ललित काव्यम के रचयिता कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कन्हैया लाल शर्मा। अगला है पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश पुस्तक किसने लिखी है? महत्वपूर्ण है और सभी विद्यार्थियों को, मुझे लगता है हिमाचल वालों को इसका ध्यान रखना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। कई बार जनरल से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें ये पता नहीं होते, इसलिए इसको नोट डाउन करके रखिएगा। तो 135 का जो सही विकल्प हो जाएगा, डॉक्टर पदमचंद के द्वारा पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देखिए 136, तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा मनोहर सिंह। अगला प्रश्न है 137, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जन्म स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा दादा सिवा। यहाँ पर दारा सिवा लिखा है, दारा सिवा नहीं डाडा सिवा हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर 2-4 तथ्य आपको बता देता हूँ। जो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम थे, इन्होंने ये शपथ ली थी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होता है तब तक ये काले वस्त्र ही पहनेंगे, और इनका संबंध कांगड़ा से है। जो डाडा सिवा है ये कांगड़ा में पड़ता है, इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 138, शिमला जिले में 9 होल गोल्फ का मैदान कहाँ है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो ये होगा नालदेहरा में। नालदेहरा में 9 होल गोल्फ का मैदान स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 139, किन्नर का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है अशुभ मुख वाले लोग। अशुभ मुख मतलब घोड़े के मुख वाले लोगों को किन्नर कहा जाता है। अगला है 140, हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी चंबियाली। अगला है 141, वैदिक संस्कृति की संज्ञा निम्नलिखित में से किस कालखंड को दी जाती है? तो ये दी जाती है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 143, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुराण में हुआ है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मत्स्य पुराण में। तो 142 छूट गया, इसे देख लेते हैं। कुल वेदांग कितने हैं? तो ये हैं 6। सी सही विकल्प हो जाएगा 142 का। अगला है 144, महाभारत की रचना किसने की थी? तो ये की गई थी महर्षि व्यास के द्वारा। जो बी सही विकल्प हो जाएगा, महाभारत की रचना महर्षि व्यास के द्वारा की गई थी। 144 का बी। आगे देखिए 145, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो ये होगा बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला है 146, तो इसमें पूछा गया है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर 146 का सही विकल्प हो जाएगा ऋषभदेव। अगर पूछा जाए अंतिम कौन थे, तो ये थे महावीर स्वामी। इसका भी ध्यान रखना है, अंतिम महावीर स्वामी और पहले ऋषभदेव। अगला है 47, तृतीय बौद्ध सभा या संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी अशोक के समय। अगला है 148, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे?
तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अगला प्रश्न है यहाँ पर 149, सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण भारत में कब मिला? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, 510 ईस्वी में सर्वप्रथम सती प्रथा का प्रमाण भारत में मिला था। अगला प्रश्न देखिए 150, नागनाथ, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किसने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगली परीक्षाओं के लिए भी ये। तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन थे कन्नौज के शासक, इनके द्वारा इन नाटकों की रचना भी की गई है। ध्यान रखना है, ये एक शासक होने के साथ साथ नाटककार या काव्य प्रेमी भी थे। अगला प्रश्न देखिए 151, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी दंती दुर्ग के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 152, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो जो चंदेल वंश की राजधानी मानी जाती है खजुराहो की। यहाँ पर ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 153, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में। ए सही, बी सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री में बता देता हूँ आपको तराइन के युद्ध की। जो तराइन का युद्ध हुआ था तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, जब ये प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तो पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में गौरी को पराजित कर देते हैं और उसकी जान बख्श देते हैं और उसे छोड़ देते हैं। इसके पश्चात मोहम्मद गौरी दोबारा से तराइन युद्ध के लिए आता है और फिर इनका तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी है पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित कर देता है और अपने साथ बंदी बनाकर गजनी ले जाता है। और गजनी में ऐसा होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं वे उसे शब्दभेदी बाण विद्या के द्वारा मार देते हैं। कुछ ऐसी इसकी हिस्ट्री है, पर जो प्रमाण ऐसा नहीं मिलता है कि गजनी जाकर पृथ्वीराज चौहान उनकी हत्या कर देते हैं। सीमित सा मिलता है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध है उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और वे पृथ्वीराज चौहान को मार देते हैं। कुछ इस प्रकार की हिस्ट्री है, पर अगर आप ज़्यादा इसकी खोजबीन करेंगे तो आपको ज़्यादा तथ्य मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो ये अपनाई गई थी बलबन के द्वारा। लौह और रक्त की नीति को अपनाया था बलबन। अगला प्रश्न है यहाँ पर 155, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रथम संत कौन थे? मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी का इसका उत्तर पता ही होगा, क्योंकि भक्ति काल हमने पढ़ा है तो वहाँ पर पता चल जाएगा क्या कैसे दिया था। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 155 का डी। जो नामदेव थे इन्हें महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रथम संत या मुख्य संत माना जाता है। जो नामदेव थे इनके द्वारा सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए इनके गुरु का क्या नाम था, या गुरु नहीं कह सकते तो ये कहिए इनके जो आराध्य थे उनका क्या नाम था? विठोबा खेचर। ये इनके आराध्य का नाम माना जाता है। अगला प्रश्न है 156, कबीर की शिक्षाएं किस में संग्रहित हैं? तो ये संग्रहित होंगी आपकी बीजक में। अगर पूछा जाए बीजक का संपादन किसने किया था? धर्मदास के द्वारा। कबीर के उत्तराधिकारी कौन थे? धर्मदास ही थे। इसके साथ ही जो पद्मावत है ये किसका महाकाव्य है और किस भाषा में लिखा गया है और कब लिखा गया है और किस छंद में लिखा गया है? ये प्रश्न आपके लिए है। किसने लिखा है, कब लिखा है और किस छंद में लिखा है? कुछ एक जो भी तथ्य आपको पता हो तो अवश्य बताना। अगला प्रश्न देखिए 157, मेहरुनिसा किसका वास्तविक नाम था? तो ये था नूरजहां का। अगला है 158, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? जो गुरु अंगद थे इन्हें गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है। यहाँ से भी 2-3 प्रश्न आपको बता देता हूँ। प्रश्न ये है
जो सिख संप्रदाय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो गुरु नानक थे इनके द्वारा सिख संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इनके 2 शिष्य भी पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है बाला और दूसरा है मर्दाना। अगर पूछा जाए गुरु नानक के 2 शिष्य थे, उनके क्या क्या नाम है? बाला और मर्दाना इनके शिष्यों के नाम हैं। और जो अगर इनके पिता का नाम पूछा जाए, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो कालूराम खत्री इनके पिता का नाम था। और अगर माता का नाम पूछा जाए तो तृप्ता इनकी माता का नाम था। इसका भी ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो अलग महत्वपूर्ण प्रश्न में ये रहेगा कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये कौन है? तो जो गुरु गोविंद सिंह का हिंदी में भी जो अपना हिंदी साहित्य है वहाँ पर महत्वपूर्ण देन है इनकी। जो चंडी चरित्र नामक इनका एक नाटक लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा है। कभी आप YouTube में कहीं पर सर्च करेंगे तो अवश्य देखना इसको, अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा है। और किस भाषा में लिखा है? और ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसके पश्चात ये भी ध्यान रखना कि जो सिखों के ये 10वें गुरु माने जाते हैं। इसके पश्चात सिखों के याद रखना कि जो सिखों के कितने गुरु हैं? सिखों के 10 गुरु प्रचलित हैं। पहले हैं गुरु नानक देव और अंतिम है गुरु गोविंद सिंह। तो ये 10 इनके गुरु माने जाते हैं, इसका ध्यान रखना है। अगला देखिए 159, प्रेस का मुक्तिदाता कौन सा गवर्नर जनरल कहलाता है? तो जो प्रेस का मुक्तिदाता कहलाता है तो ये हो जाएगा सर चार्ल्स मैटकॉफ। सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 160, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो ये की गई थी 1916 में। महात्मा गांधी के द्वारा 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। आगे है सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। अगर पूछा जाए पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ही यहाँ पर होगा। अगला है 162, पृथ्वी का मानक में रेखा किस रेखा को कहा जाता है? तो ये होगा 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित होगी? गल्फ स्ट्रीम, तो ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 164, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा नील नदी। आगे है 165, सूर्योदय का देश कौन सा देश कहलाता है? 165 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा जापान। बी सही विकल्प हो जाएगा। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर आपने सही विकल्प का चयन करना है। थोड़ी समय के लिए मैं रुक जाता हूँ। तो सही विकल्प होगा 167 का, तो ये हो जाएगा विकल्प 166 का सही विकल्प हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन शहर। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, नदियों से एक प्रश्न आता ही है। अगला है 167, भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है ये। तो आपको पता ही होगा, जो बांग्लादेश है इसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगला प्रश्न है 168, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से, फल से, मत्स्य से, झींगा मछली उत्पादन से। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, जो झींगा मछली उत्पादन है इससे संबंधित होगा गुलाबी क्रांति। अगला प्रश्न है 169, तो इसमें क्या पूछा गया है? पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? कोयला, तांबा, हीरा, सोना। तो जो पन्ना है ये हीरों के लिए, जो हीरा होता है ना उसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। पन्ना की खाने आपने सुना ही होगा, हीरा के लिए ये काफ़ी प्रचलित है। अगला है 170, इरूला जनजाति किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो जो इरूला जनजाति होगी ये तमिलनाडु में पड़ती है, तमिलनाडु में आपको ये मिल जाएगी। इसी के साथ जो हिमाचल में प्रमुख जातियां हैं, कौल, याद रखना है कौल, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाली प्रमुख जातियों में से एक है। नाग, ये भी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। अगला प्रश्न देखिए
171 तो क्या पूछा गया है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई, अजमेर, अहमदाबाद, बंगलुरु। तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 171 तो इसमें क्या पूछा गया है? 172 तो क्या पूछा गया है इसमें? गैंडा परियोजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1972, 1975, 1987 या 1992। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 1987। जो गैंडा परियोजना थी ये भारत में 1987 में शुरू की गई थी। यहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, जितने भी प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूँ ये सभी ऑफिशियल आंसर की पर आधारित होते हैं। फिर भी अगर आपको लगे किसी प्रश्न पे संदेह है तो अवश्य आप पूछ सकते हो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रीन पीस नामक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन, जेनेवा, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर 173 का डी, एम्स्टर्डम में आपका ग्रीन पीस नामक संगठन का मुख्यालय होगा। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, गैंडा, हाथी या लाल पांडा। तो ये हो जाएगा एशियाई शेर, ये सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 175, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन किया गया है? 5वीं सूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो सही विकल्प हो जाएगा 7वीं में। अगला प्रश्न देखिए 176, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 40, 44, 45 या 51। तो सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न देखिए 178, तो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग या नीति आयोग। तो 178 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा, नीति आयोग। अगला प्रश्न है 179, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2007, 2011, 2015 या 2016। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर 180, इसमें पूछा गया है, कृषि आय पर कर किससे संबंधित होता है? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, स्थानीय निकाय से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा 180 का विकल्प बी, राज्य सरकार का होता है। अगला प्रश्न देखिए, गेहूं कौन सी फसल है? रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगी रबी, जो गेहूं है ये रबी फसल है। अगला है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित होगा? मत्स्य पालन से, केंचुआ पालन से, अंगूर की कृषि से या फिर मधुमक्खी पालन से। तो 182 का सही विकल्प बी, केंचुआ पालन से। अगला प्रश्न है 183, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सही विकल्प बताना है 183 का। तो ये हो जाएगा विकल्प 1, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है या रासायनिक नाम है। तो अब हम डिस्कस करेंगे 184 को। क्या पूछा गया 184 में, कॉपर और जिंक से मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनती है? सोल्डर, कांसा, पित्तल या गन मेटल।
तो सही विकल्प हो जाएगा पीतल। कॉपर और जिंक से पीतल बनता है। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है? फीमर, सार्टोरियस, स्टेपीज या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे छोटी होगी स्टेपीज। अगला प्रश्न देखिए 186। तो क्या पूछा गया है 186 में? महिमा पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? नाहन, सोलन, चंबा या शिमला? तो ये हो जाएगी आपकी नाहन में स्थित। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? 123, 109, 115, 121? तो ये है 1, 2, 3, 123। याद रखना 1, 2, 3 2011 के अनुसार हमारी जनगणना होगी। अगला है हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? 188 का सही विकल्प कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प ए, न्यायाधीश TVR टटाचारी। अगला प्रश्न देखिए 189। क्या पूछा गया है? निम्न में से माघी त्योहार किसे कहते हैं? हाला को, फुल्लैच को, लोहड़ी को या खिपा को? तो जो 189 का सही विकल्प हो जाएगा लोहड़ी को माघी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 190। रिवाल्सर झील कहाँ पर स्थित है? मंडी, कुल्लू, सिरमौर या चंबा? तो ये हो जाएगी मंडी में स्थित रिवाल्सर झील। अगला है लवी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? मंडी, कुल्लू, रामपुर या करसोग? तो जो लवी मेला मनाया जाता है रामपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 192। शूलिनी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? सोलन, शिमला, कांगड़ा या मंडी? तो शूलिनी मेला मनाया जाता है आपके सोलन में। अगला प्रश्न देखिए भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? शिमला, चंबा, मंडी या कुल्लू? तो ये आपके चंबा में स्थित होगा भूरी सिंह संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 194। तो जो 194 और 195 है ये उस समय के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कई बार ये जीके क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। छठ प्रभार को 2017 में कौन सा नागरिक सम्मान मिला था? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री? तो कई बार ये अब जीके के प्रश्न के तौर पर भी पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 194 का सही विकल्प हो जाएगा पद्म विभूषण से नवाजा गया था छठ प्रभार को 2017 में। अगला है 195। 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? शंकर घोष, रघुवीर चौधरी, केदारनाथ सिंह या अमरकांत? तो ये मिला है शंकर घोष को। ए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आगे हैं। आवर एग्जामिनेशन कमेंसेस डैश मंडे नेक्स्ट। तो बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ये होगा बी, ऑन। नेक्स्ट है एंट्री डैश दिस ऑडिटोरियम इज डैश टिकट। तो 197 का क्या होएगा? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, 2 और वाई। नेक्स्ट है आई वॉज डिलाइटेड डैश यूर सक्सेस। क्या आएगा यहाँ पर? तो ये आएगा एट, विकल्प ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, राम सिंग्स अ सॉन्ग। नेक्स्ट है और अंतिम भी है ये 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर पोसेसिंग अनलिमिटेड पावर्स इज। तो ये होगा विकल्प डी, ओमनीपोटेंट। डी सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों, तो आप यहाँ पर अब देख सकते हो, यहाँ पर हमने पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व कर दिया है। 1 से 200 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है
1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन को आप बताना आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाई जाए। तो ठीक है, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसे कितना ज़्यादा लाइक शेयर कर और सब्सक्राइब करते हैं।